जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए जरूरी है सही सोच। वैसे ही किसी स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए सही सोच, सटीक टारगेट और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत होती है। हेलो, वेलकम टू स्टार्टअप स्टोरी। मैं हूं श्वेता माथिस और मैं हूं प्रीति। और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मिस्टर पीयूष सोमानी, जो कि ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर है। वेलकम टू द शो। थैंक यू प्रीति, थैंक यू श्वेता। सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए कि यहाँ तक आप कैसे पहुँचे। हमारे दर्शकों को आप बताइए इस बारे में। थैंक यू। जैसे कि अभी श्वेता ने कहा कि एक सही सोच, एक पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी जो जर्नी है, ये सिर्फ एक इसकी शुरुआत जो है ये पॉजिटिव थिंकिंग से ही शुरुआत हुई है बिल्कुल। क्योंकि मैं जो था मैं एक एनर्जी का पैकेट था जो किसी भी दिशा में फेंको तो ब्लास्ट ही फैलाएगा। बिल्कुल इसी तरीके का मेरा बिहेवियर था आज से कुछ 20-22 साल पहले। मेरे HOD ने और मेरे पिताजी ने देखा कि ये काम दो तो ये काम सही करके आता है, लेकिन फिर काम नहीं दो तो कुछ और ही काम करके आता है। तो उन्होंने एक डायरेक्शन देने की कोशिश की कि अब जब भी तू काम करेगा पॉजिटिव काम करेगा। और किस्मत ऐसी रही कि कुछ दोस्तों ने यू कैन विन बुक हाथ में पकड़ा दी। तो मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी एकेडमिक्स छोड़ के किसी भी किताब को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन ज़बरदस्ती मुझको वो बुक पढ़वाई गई। और जब मैंने बुक पढ़ी तो फिर मेरे को समझ में आया कि पॉजिटिव सोचने का क्या फ़ायदा है। और वहाँ से मेरा जो थिंकिंग जो है जो पॉजिटिव होना शुरू हुआ, और जो भी एनर्जी फिर मैं इस्तेमाल करता अपनी वो पॉजिटिव करना शुरू करता। और वहाँ से फिर एक रास्ता मिला कि कभी सोचा नहीं था एंटरप्रेन्योर बनूंगा मैं। मेरे पिताजी एक साधारण बैकग्राउंड से थे, बैंक में काम करते थे। मैंने सोचा कि पापा जिस तरीके से बैंक में काम करते आए मैं भी फैक्ट्री में, मैं किसी फैक्ट्री में जॉब करूँगा। तो वो छोटी सी सोच थी, कोई बड़ी नहीं थी। लेकिन आज जहाँ तक पहुँचा हूँ वो शायद से बड़ी खुशकिस्मती है, और ये पॉजिटिव थिंकिंग का ही बहुत बड़ा इसके अंदर रोल रहा है। ओके, राइट सर। डिजिटल इंडिया अभियान ने क्या किसी तरह से आपकी प्रगति में योगदान दिया है? डिजिटल इंडिया अभियान ने तो दिया ही है, लेकिन हमने डिजिटल इंडिया में बहुत बड़ा योगदान दिया है। क्योंकि डिजिटल इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम सबको उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। अगर आपने देखा होगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी बोलते थे मुद्रा योजना बोलते थे, लेकिन किसी के तब पल्ले पड़ा नहीं मुद्रा योजना क्या है। वो अपॉर्चुनिटी घूम फिर कर हमारे पास में आई। 6 महीने तक वो भी बोलते रहे, ब्यूरोक्रेसी की भी समझ में नहीं आई, अधिकारी भी उसको कुछ समझ नहीं पाए। लेकिन दिसंबर 2014 में ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास में आई। हमसे कहा गया है कि आपको ये मुद्रा पोर्टल बनाना है। हमको भी पता नहीं था क्या एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री जब बोल रहे हैं और वो अपॉर्चुनिटी अपने पास में चल के आ रही है, हमने काम करना शुरू किया। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में उतर गए उसके अंदर कि चैलेंजेस आएंगे, मुश्किल आएगी, लेकिन हम करेंगे क्योंकि देश के लिए इसमें कुछ तो हमको योगदान देने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हमने काम करना शुरू किया। 5 फरवरी 2015 को मुद्रा योजना लॉन्च हुई। आपको जानकर ताजुब होगा आज तक कितने लोगों को मुद्रा लोन्स मिले हैं। तो आज तक 44 करोड़ लोगों को, 44 करोड़ लोगों को आज तक मुद्रा लोन्स मिल चुके हैं इस पोर्टल के ज़रिए, जो पोर्टल हमने बनाया था। बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, तो ये मतलब साधारण से साधारण लोगों को कि जो 10,000 रुपये का, मतलब 10,000 रुपये से लेके तो 10 लाख रुपए तक का लोन जिन्होंने अप्लाई किया, उनको फेसलेस लोन मिला है कि उनका सिस्टम के अंदर अपलोड हो गया है और सिस्टम के थ्रू वहाँ पे आगे लीड जनरेट हुई है, सिस्टम के थ्रू उनको स्कोर दिया गया है और उनका लोन डिसबर्स हुआ गया है। किसी ऑफिसर को जाके मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैक्सिमम लोगों ने बिना किसी को देखे अपना लोन पाया है, अपने अकाउंट में उनके पैसे आए हैं। तो ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है और इसकी बहुत तारीफ़ हुई है। IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने भी इसकी तारीफ़ करी है कि आपने इतने सारे लोगों को आज लोन दिलवाया है बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी को कोई रिश्वत दिए। 44 करोड़ लोगों का फ़ायदा हुआ है। तो ये डिजिटल इंडिया का ही है, और डिजिटल इंडिया में जो हमारे जैसे लोगों ने जिन्होंने योगदान दिया है उसके कारण लोगों का फ़ायदा हुआ है। ओके, तो एक टाइम था जब आप कॉर्पोरेट जॉब में भी पूरा सेटल होने का मन बना चुके थे, ठीक है। फिर प्राइवेट जॉब से अपना खुद की कंपनी खोलने का ये कैसे आपको विज़न आया, किस तरह से आपने ये स्टार्ट किया? मेरे सपने कोई बहुत बड़े नहीं थे। साधारण परिवार, साधारण बैकग्राउंड से मैं आया, तो मैंने भी सोचा कि जब पापा ने भी साधारण ज़िंदगी बिताई है, बहुत अच्छे से बिताई है,
बहुत इज्जत से बिताई है, हमेशा ईमानदार रहे, कहीं पे किसी के साथ में उनको झूठ फरेब वगैरह ये सारी चीज़ें करनी नहीं पड़ी। और मैं देखता था कि इंडिया में अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको बहुत सारे गलत काम करने पड़ते हैं। टीवी पे वैसे लोगों का नाम हमेशा चमकता था कि जो गलत काम करते हैं। मैं बोला मेरे को तो एंटरप्रेन्योर वगैरह बनना नहीं है, मैं एक साधारण पापा की तरह ही एक साधारण बैंकर बनूँ या इंडस्ट्री में काम करूँ या जो भी करूँ। लेकिन फिर पापा ने ही बहुत एंकरेज किया कि फ्यूचर जो है ये पूरा डिजिटल होने वाला है, कंप्यूटर्स के ऊपर पूरा सब कुछ होने वाला है फ्यूचर, तो तेरे को कुछ ना कुछ कंप्यूटर रिलेटेड ही करना चाहिए पीयूष। और फिर कॉलेज में जब था तो मेरे एचओडी भी बोला करते थे कि पीयूष तेरे को मतलब कंप्यूटर ही इलेक्टिव सब्जेक्ट ले, तू उसी को ही ज़्यादा आगे चल के रहने वाला है। तो मेरे एचओडी, मेरे सबसे बड़े मामा जी, मेरे पिताजी ये सोचते थे कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूँ। अभी मेरे पास में ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं था और कोई फंडिंग भी नहीं थी। पापा ने कंप्यूटर खरीद के दिया और बोला इस कंप्यूटर के बेस पे अभी तेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है। एक कंप्यूटर लेके कोई कैसे बिजनेस शुरू कर सके। लेकिन जब मैंने फिर कुछ आज में जाके जब मैं रिवाइंड करके देखता हूँ तो जो भी कुछ होते गया तब बड़ा दुख होता है। हमारे साथ में जब कुछ गलत होता है या कोई एक अचानक से फेलियर आ जाता है तो वो फेलियर हमको बड़ा डिसअपॉइंट करता है। कई बार तो इंसान को सुसाइडल तक लगने लगता है। मैं बचपन से एक ही डर अपने अंदर लेके आया था कि कभी फेल नहीं होना है, और इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में फ़ेल हो गया। अब इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में फ़ेल होने के बाद में इंसान क्या करे, तो अगले तो 3-4 महीने तो रोने में ही चले गए कि बस रोता ही रहा, क्या करूँ। लेकिन फिर उस बीच में फिर मेरे को समझ में आया कि मेरे रोने से दुनिया में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मेरे फेल होने से या पास होने से भी दुनिया में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सब वैसा का वैसा ही है, तो मैं किस बात के लिए रो रहा हूँ। और फिर जब ये रियलाइजेशन हुआ कि कुछ बदला नहीं है तो फेयर ऑफ फेलियर ख़त्म हो गया। वो फेलियर बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि जब तक मैं अपने अंदर से उस डर को बाहर नहीं करता मैं कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। अब मैंने बचपन में ही मैंने महाभारत देखी थी, तो वो भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी मैंने भी कि कभी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाऊंगा, अभी आज क्या कर रहा हूँ, आज कंप्यूटर ही कंप्यूटर है आजू बाजू में, कभी भी बिना कंप्यूटर के हुई नहीं मैं। तो ये कैसे हुआ, तो उस फेलियर की वजह से, क्योंकि जब घर पे बैठने की नौबत आई पापा ने बोला कि तेरे को कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। बोला पापा मैंने कसम खाई है, अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा। बोला तेरा बाप भी कंप्यूटर सीखेगा, तू क्या नहीं सीखेगा। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को कंप्यूटर क्लास सीखने लगाया। मजबूरी में गया तो सही वहाँ पे कि अभी पहले ही 1 साल के पैसे डुबा दिए इंजीनियरिंग के, अब वो यहाँ पे भी पैसे भर के आए क्लास के, ये पैसे भी डुबाऊंगा पापा के। तो उतनी शर्म तो थी, बेशर्म तो नहीं था, तो वो मजबूरी में गया। लेकिन जब 1 महीना तक मैं वहाँ पे गया तो मैंने अपने आप को रीडिस्कवर किया कि ये चीज़ तो मेरे को बहुत पसंद आने लग गई। अब मुझसे ज़्यादा 5 साल 6 साल उम्र में ज़्यादा जो लोग थे वो वहाँ पे आ रहे थे, और 1 महीने बाद में मैंने उनको सिखाना शुरू कर दिया। बोला मैं अपने आप को जो समझता था कि मैं वेस्ट हूँ, मैं वेस्ट नहीं हूँ, मैं लोगों को सिखा सकता हूँ। मैं एक चीज़ सीख ली मैंने 1 महीने के अंदर, और अब मैं वो चीज़ दूसरों को मैंने सिखाना शुरू कर दिया। होता क्या है हमारे इंडिया में, एकेडमिया आपके अंदर ये डर डाल देता है कि आप जो है क्लास में आपका रैंक 50 आ रहा है तो आप सब में लास्ट हो। और वो फिर फिट हो जाता है हमारे अंदर कि मैं आखिरी हूँ, मैं पहला नहीं हूँ, मैं आखिरी हूँ। और फिर वो रह के वो डर अंदर और डीप चला जाता है कि हमेशा हम उसी के अंदर दबे रहते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को इस तरीके से रीइन्वेंट करते हो, नया कुछ आपने कर लिया, मैंने देखा आपके भी ऑफिस में ऐसे कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, आप सभी से, कि कुछ ना कुछ एक सब्जेक्ट आपने शुरू में लिया और बाद में वो सब्जेक्ट छोड़ दिया और नए सब्जेक्ट में उतरे और आज मीडिया इंडस्ट्री में आ गए और मीडिया में इतना अच्छा कर रहे हो। तो सब लोग अपने आप को एक समय के बाद में रीडिस्कवर करते हैं। और मेरे ख्याल से इंडियन एजुकेशन सिस्टम के कुछ फ्लॉज है तो कुछ एडवांटेजेस भी है कि इंडिया में हम आके कॉलेज में या कॉलेज के बाद में भी अपने आप को रीडिस्कवर करते हैं। और जब हमारे वीकनेसेस सारे एक एक करके वीड आउट होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेंथ्स के ऊपर हम कैपिटलाइज करना शुरू करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करना शुरू करते हैं। तो मेरे साथ में भी यही हुआ, स्ट्रेंथ पता चल गई कि फ्यूचर जो बनाना है कंप्यूटर में ही बनाना है। एक सिंगल कंप्यूटर मिला, बोला ठीक है जो मिला मिला। दोस्तों को बोला तुम सब अपने अपने कंप्यूटर लाओ, 7 लोगों ने मिलकर अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया और फिर हमारा स्टार्टअप चल पड़ा। तो बिल्कुल, अभी आपने फियर की बात की तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि बिज़नेस स्टार्ट करने में काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, तो आई एम श्योर आपने भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना किया होगा इस बिज़नेस में, तो वो ऐसे कौन से चैलेंजेस थे सर? चैलेंजेस तो बहुत आते हैं। अब आज मैं उन चैलेंजेस को याद करता हूँ तो अब मजाक लगता है कि छोटे छोटे चैलेंजेस पे भी कितना हम डर गए, कितना हम मतलब 2006 में एक चैलेंज तो ऐसा है कि मैंने नवंबर दिसंबर 2003 में मैंने बिज़नेस की शुरुआत की। शुरू में बहुत अच्छा चला,
हम सब लोग मतलब जो मेरे सारे पार्टनर्स थे, हम महीने का 4,000 5,000 रुपये सैलरी कमाते थे। अब कंपनी में लाखों रुपए हर महीना आना शुरू हो गया। शुरू में ही सक्सेस मिल गया, एक स्किल डिस्कवर हो रही है। हम सब टेक्निकल थे, टेक्निकल से सेल्स करना सीख लिया, फाइनेंस सीख लिया हमने, मतलब पूरा मार्केटिंग सीख लिया, ऑनलाइन मार्केटिंग हमको आने लग गया। अब ये सब चीज़ें आने लग गई, पैसा भरपूर आने लग गया। अब वो पैसा जब अचानक से आने शुरू होता है तो खर्च भी आपके बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए, देखते देखते 2 साल में 60 लोगों की कंपनी हो गई। अभी अचानक से एक समय ऐसा आया, मैंने जब डिसीजन लिया, ये मेरी ही सोच थी कि मेरे को आउटसोर्सिंग पे नहीं जाना है, बीपीओ बिज़नेस नहीं करना है। मैं करूँगा तो प्रोडक्ट बिज़नेस करूँगा, अपनी खुद का ही मतलब वेब होस्टिंग बिज़नेस करूँगा या डेटा सेंटर बिज़नेस करूँगा। अभी ये सारी चीज़ें मैंने सोच ली, लेकिन हुआ ये कि जो कस्टमर्स जो थे हमारे बीपीओ बिज़नेस के जो कस्टमर्स थे, वो एक एक करके बाहर जाने लग गए। जो बचे थे वो पे नहीं कर रहे, बोले नहीं हमारे पास में इस बार पैसा नहीं है तो हम पे नहीं करेंगे। तो मार्च से लेके तो अक्टूबर 2006 तक का पीरियड ऐसा था कि एक भी कस्टमर ने पेमेंट नहीं दिया, और हर महीने के खर्चे तो लग गए, 60 लोगों की सैलरी देनी है। अभी उन 60 लोगों में से भी जो देख रहे थे कि अब बिज़नेस शायद से लंबा नहीं चलेगा, एक एक करके बाहर निकलना शुरू हो गया। तो देखते देखते 60 से हम आ गए 25 के ऊपर। लेकिन वो 25 जो थे उनको विश्वास था कि ये कुछ ना कुछ कर लेगा, कंपनी को बचा लेगा, कंपनी कहीं ना कहीं से आगे निकल पड़ेगी। और फिर नवंबर 2006 का पीरियड एक ऐसा आया कि जिन सब चीज़ों के ऊपर मैंने काम किया था, लगातार मेरी टीम को लेके मैंने काम किया। मेरी टीम को मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हमने लगाया। गूगल उस वक्त नया नया था, तो मैंने बोला कि नया गूगल है और ये गूगल बहुत ज़ोरों में आगे चल के हिट होने वाला है, लोग सर्च इंजन में सर्च करने वाले हैं, हमको गूगल को डोमिनेट करना है। और हमने ऐसी मतलब सारी टेक्निक से अप्लाई करी, सारे फ्रेशर्स लेके आया मैं, कोई नॉलेज नहीं किसी को भी, सबको बोला चलो ढूंढो गूगल के ऊपर आगे आने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमने विकीपीडिया को ढूंढा, विकीपीडिया में अपने लिंक्स डालना शुरू कर दिए। ब्लॉग्स तब नए नए थे, ब्लॉग्स में अपने लिंक्स डालना शुरू कर दिए। उन सब जगहों पे हमारी कंपनी के यूआरएल्स आना शुरू हो गए। हम करे जा रहे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। 6 महीना हो गया, मार्च 2006 से शुरुआत करी, अक्टूबर 2006 आ गया, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। सब लोग पूछ रहे बॉस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। होगा, शांति रखो, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम दोपहर में 2 बजे बैठते सारे और अगले दिन सुबह 6 बजे उठते, फिर पूरी टीम मेरी 2 बजे आती, फिर अगले दिन सुबह 6 बजे उठते। ऐसे कुछ हमने लगातार वो 6 महीना हमने किया। और जब अचानक से दिवाली ख़त्म हुई और दिवाली के बाद में एक पीरियड ऐसा आया, हर तरफ हमारी यूआरएल है, यूके वेब होस्टिंग सर्च करो, यूके होस्टिंग सर्च करो, जो भी सर्च करो, हमारी यूके कंपनी टॉप पे दिख रही है। और देखते देखते हमारे हर दिन 25 30 35 40 ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। डिलीवर कैसे करेंगे यहाँ तक हमको टेंशन आने लग गया, इतने ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। फिर तो क्या था कि अगले 3 साल तो हमको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतना हमको सक्सेस आया अगले 3 साल। तो ये जो है कि मेहनत आपको करनी है, बहुत एफर्ट डालना है और पॉजिटिव सोच रख के डालना है। कई बार क्या होता है कि हर सिस्टम में एक लेटेंसी होती है, एक ब्योएंसी होती है कि आप कुछ करने जाते हो, जैसे पानी को आप गर्म करना शुरू करते हो, मैंने गैस पे रख दिया, गैस का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन पानी तुरंत भाप नहीं बनता है, समय लगाता है अपना, वो उबलेगा और उसके बाद में धीरे धीरे उसमें से स्टीम बनेगी, एक झटके में स्टीम नहीं बनती। तो हर चीज़ को एक अपना शेप चेंज करने में टाइम लगता है। ये चीज़ मैंने सीखी कि जो फेलियर आता है इनिशियली, वो फेलियर को भी हमको डाइजेस्ट कर लेना है। जो सक्सेस आ रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको मतलब छलांगे नहीं मारना है, नहीं तो वो सक्सेस, हमने जो खर्चे बढ़ाना शुरू कर दिए थे वो गलत था, खर्चे इतना फास्ट नहीं बढ़ाना चाहिए थे। तो ये सारी चीज़ें स्टार्टअप्स को बहुत ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हमको शुरू में ही संभल के बहुत संभल के प्रोग्रेस करना चाहिए। ओके, तो आगे मैं ये जानना चाहती हूँ कि 23 साल की उम्र में आपने कंपनी शुरू की और आपकी कंपनी को शायद 17 साल हो गए। तो जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं वो 23-17 साल पहले, तो जो आपने गोल सेट किए थे वो आप हासिल कर चुके हैं या कुछ और भी अभी बाकी है? जो गोल्स मैंने सेट किए थे वो गोल्स तो मेरे तो मतलब 1-2 साल के अंदर ही अचीव हो गए थे पूरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े सपने देखे नहीं थे। अच्छी लाइफ जीना है, एक गाड़ी हो, एक घर हो, पापा खुश रहे, फैमिली अच्छे से रहे वगैरह। फिर मैंने बोला जब मेरे सपने पूरे हो गए तो अब बचा क्या है मेरे लिए करने के लिए। तो मैं बोला अभी जो मेरे साथ में जुड़ गए हैं, जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेरे कस्टमर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, चलो इनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना शुरू करते हैं। और वहाँ पे हम मतलब बहुत मेजर
चेंज आना शुरू हुआ कि जब मैंने दूसरों के लिए करना शुरू किया, दूसरों ने मेरे लिए और ज़्यादा करना शुरू कर दिया। जब मेरे में ये भाव था कि चलो जो होगा इसका भला अच्छा होगा, मेरा जो होगा होगा, ठीक है, मेरे को तो मिल गया सब कुछ, इसका अच्छा हो जाए, इसका घर बन जाए, इसकी गाड़ी हो जाए। देखते देखते हम ऐसी लेवल आ गई कि हमारे ऑफिस के बाहर पार्किंग के लिए जगह नहीं थी। मैंने मतलब 5 गाड़ियाँ खरीद के, जो एकदम से जो नवंबर 2006 में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हुआ बिज़नेस के अंदर, तो जैन 2007 में मैं 3 गाड़ियाँ खरीद के लेके आ गया डायरेक्टली जाके, कि कैश में खरीद के लेके आ गया कि मेरे सारे एम्प्लॉयज़ खुश रहे। ये 3 एम्प्लॉई है जिनके वजह से रिजल्ट्स आए, उनको दे दिया। मार्च 2007 के अंदर और 2 लोगों को गाड़ियाँ ला के खरीद के दे दी। वो और ज़ोर से और मेहनत करके काम करने लगे और उनका ज़्यादा एफर्ट लगना शुरू हो गया, बिज़नेस और तेज़ी से ग्रो होने लग गया। तो 2007 से लेके तो 2009 के एंड में इतना ज़्यादा ग्रोथ आया बिज़नेस के अंदर कि हमारा मतलब जो था, हमारा अक्टूबर 2006 में जो रेवेन्यू था यूके कंपनीज़ का, वो अक्टूबर 2009 तक आते आते 150 टाइम्स बढ़ चुका था वो। तो फिर उसमें से जो फिर आया, मैंने बोला कि अभी चलो हमारे पास में ऑफिस में जगह नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, कार लगाने के लिए जगह नहीं, तो फिर नया ऑफिस बनाना शुरू किया। नया ऑफिस बनाना शुरू किया, उसमें भी जगह कम पड़ने लग जाती, तो फिर ये एक और फ्लोर बढ़ा दिया, एक और फ्लोर बढ़ा दिया। तो लोग अपना कंट्रीब्यूशन लाना शुरू कर दिया लोगों ने, उन्होंने बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया, और मैं सिर्फ उनको एक एंकरेज करने वाला ही बन के रह गया कि यस तुम कर सकते हो। साधारण से साधारण लोगों को मैं हायर करता। अभी ऐसे कुछ पेंट्री बॉयज़ है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। ये ESDS इस चीज़ के लिए बहुत फेमस है कि आप यहाँ पे ऑफिस बॉय बन के चले जाओ या हार्डवेयर इंजीनियर बन के ज्वाइन हो जाओ और आप टॉप की पोजीशन तक पहुँच सकते हो। जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, मिल वर्कर यहाँ पे आया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हुआ, आज 50 लोगों की टीम को हेड करता है। एक फार्म लेबर का लड़का जो मुश्किल से जैसे तैसे पढ़ाई कंप्लीट कर पाया, वो ESDS में ज्वाइन हुआ और आज वो ESDS में आज 150 लोगों की टीम को लीड करता है। तो बहुत साधारण लोगों को मैंने सिर्फ कॉन्फिडेंस दिया कि तुम कर सकते हो, और आपकी इंग्लिश ख़राब है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अच्छे दिखते नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज वो लोग जब बात करते हैं किसी के साथ में, ब्रिटिश कस्टमर्स है या अमेरिकन कस्टमर्स है, वो बोलते हैं कि मेरे को इसी के साथ में बात करना है, मेरे से बात करने को मना कर देते हैं, नहीं मैं तुमसे बात करूंगा तो तुम मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, तुम सिर्फ समझाते हो, बाकी वो जो है वो इतना फास्ट मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है। तो ऐसे से साधारण लोग जो है अब असाधारण बन गए मेरे लीडरशिप के अंदर, मेरे नर्चरिंग के अंदर। तो बात अगर ESDS की करें तो आने वाला युग क्योंकि डिजिटल है और अभी डिजिटल ज़माना चल रहा है, तो ऐसे में आप खुद को और अपने कंपनी को आगे कहाँ देखते हो? आपके ऐसे कौन से बड़े टारगेट्स हैं जिन पर आप काम करने वाले हो? एक अब तो कॉन्फिडेंस तो आ गया है कि हम कुछ बहुत बड़ा आप कर सकते हैं। अब उस प्लेटफॉर्म को भी हमने बना लिया है। इंडिया की हम सबसे पहली कंपनी है जिसने क्लाउड शुरू किया था इंडिया में। 2010 में हमने क्लाउड लाया था। आज हमारे पास में जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, तो इंडिया में कोई भी पेटेंटेड क्लाउड टेक्नोलॉजी नहीं ला पाया। हमने अपना पेटेंट बनाया 2010 में, उसको फाइल किया। आज तीनों पेटेंट है, अमेरिकन, यूके, इंडिया पेटेंट है। और हम अब हमारा फोकस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, एंटरप्राइज़ हो, जो भी हो, उन सब का जो क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि अब जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो एज आ गया है, इसमें आपको वेट नहीं कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट करती, चलो हम डिजिटल लॉन्च करेंगे, जी डिजिटल लॉन्च करेंगे। जी डिजिटल लॉन्च करने के लिए अगर आप सोच रहे हो कि 3 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, चल जाता था पहले, अब नहीं चलेगा। अब आपने आज डिसीजन लिया है, आपको 10 दिन के अंदर आपका जी डिजिटल आपका लाइव होना चाहिए। तो ऐसे हर ऑर्गेनाइजेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उनको अब तुरंत लॉन्च करना है। ये सिर्फ क्लाउड के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। आप इसके अंदर आप अंदर बैठ के बहुत लंबी स्ट्रैटेजी बना नहीं सकते हो। अब जो स्ट्रैटेजी है, डिजिटल स्ट्रैटेजी जो है, ये लाइव हो जाने के बाद में आपको जो भी करना है आप उसमें चेंजेस करते जाओ। लाइव होने के लिए आप 3 साल नहीं लगा सकते हो। हम इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि आपको इसमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस लगने वाला है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लगने वाला है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लगने वाला है, प्रोडक्ट्स लगने वाले हैं बहुत अलग अलग तरीके के, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, बहुत सारे हमारे 3D प्रिंटिंग के टेक्नोलॉजीज़ आ रही है। ये ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है कि अगले 1 से 2 सालों में 50 से भी ज़्यादा नई टेक्नोलॉजीज़ आएंगी।
तो आपने देखा कि मतलब 1950 से लेके तो 2000 के बीच में तो शायद से मुश्किल से 8-10 टेक्नोलॉजीज़ आई थी। फिर 2000 से लेके तो 2020 तक हमने और कुछ देखी टेक्नोलॉजीज़ की, हाँ 30, 35, 40 नई टेक्नोलॉजीज़ आई। फिर ये 2020 से लेके तो 2022 के बीच में 50 टेक्नोलॉजी। अब अगले 1 साल में 50 टेक्नोलॉजीज़ नई आ जाएंगी मार्केट में। वो सारी टेक्नोलॉजीज़ इमीडिएटली ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करने के लिए सोचने का समय नहीं मिलेगा। आपको दौड़ते जाना है, दौड़ने के बाद में आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि कहाँ पे मैं शूट करूँ, कहाँ पे मैं क्या करूँ। तो आपको रुकने का अभी इसमें स्कोप नहीं है, इसलिए हमको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा यहाँ पर। तो वैसे आजकल देखा जाए तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इसमें तालमेल बिठाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ये कैसे करते हैं? कैसा है कि एक शुरुआत हमारी जो होती है, इंसान पास्ट टाइम से ही शुरुआत करता है, या उसको शुरू में काफ़ी पेन होता है। जब भी आपने भी अपने करियर की शुरुआत करी होगी तो हम नर्वस होते हैं, घबरा रहे होते हैं। तो एक पासिंग द टाइम से या पेन से शुरुआत होती है। ये एक पहला पी होता है करियर का हमारा। फिर उसके बाद में क्या होता है कि अगला जो पी आता है उसमें हम प्रोफेशनल बन जाते हैं। प्रोफेशनल बनने के बाद में इंसान क्या होता है कि वो ठीक है, मुझको इतनी सैलरी मिल रही है, इतनी सैलरी मैं जस्टिफाई करके दूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन को। फिर उसमें अंदर आता है पैशन आ जाता है कि ये काम मैं बहुत पसंद कर रहा हूँ। अभी आप जो अपना काम को इस तरीके से पसंद कर रहे हो, आपके अंदर एक पैशन आ चुका है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि ये पैशन से अपग्रेड होकर चले जाते हैं पर्पज़ में। पर्पज़ उनको मिल जाता है कि मेरी लाइफ का पर्पज़ है इंडिया को चेंज करना, या मीडिया को चेंज करना, या डिजिटल लैंडस्केप को चेंज करना है पूरा। कुछ लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, वो बोलते हैं कि पूरा पॉलिटिक्स को ही चेंज कर देना है। ऐसे भी हम लीडर्स को देखते हैं कि पूरा उन्होंने पॉलिटिक्स ही चेंज करके रख दिया है। अब ये कुछ लोग जो होते हैं ये पर्पस के भी आगे निकल पड़ते हैं, जो बोलते हैं कि मुझको पीस लेकर आना है, कि सिर्फ पर्पस ही नहीं मैं अचीव करूँ अपना, ये पर्पस के आगे मैं बढ़ जाऊँ और दुनिया में मैं पीस लाऊँ। तो अब हमारा टेक्नोलॉजी का पर्पस ये बन चुका है कि हम पीस लेके आए। तो ये जो सारे पी जो मैंने आपको बताए, 6 के 6 पी मैंने आपको बताए, ये 6 के 6 पी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मैं किस लेवल पे पहुंच गया हूँ अपनी लाइफ में। तो कोई भी एक स्टार्टअप जब शुरू करे तो वो समझ ले अगर कि मैं इन कौन से पी, इसमें से कौन से पी पर मैं पहुंच गया हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली वो उस लेवल पे लेके चला जाएगा अपने स्टार्टअप को। और उसको फाइनल जो उसका जो लेकर जाना है कि पर्पस, और पर्पस के बाद में पीस, ये पीस तक उसको लेके जाना है। और फिर वो अंदर भी पीस महसूस करेगा। जब आप पूरी दुनिया में पीस बांटते हो तो देखो 2 साइंटिफिक लॉ है, इनको कोई भी बदल नहीं सकता। ये जिन्होंने मतलब लिखे ये साइंटिफिक लॉ, उनके पहले भी एग्जिस्ट करते थे। एक तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। और दूसरा साइंटिफिक लॉ है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं अगर बंदूक लेके मैं डिस्ट्रक्शन करने निकलूँगा तो मेरे को भी बंदूक ही मिलेगी बदले में। मैं अगर पीस लेकर निकलूँगा तो मुझको भी फिर बदले में पीस मिलेगा। तो अगर आप ये लेके पर्पज़ लेके, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ ये बन गया है कि दुनिया में पीस लेके आना है, हर तरफ खुशी लेके आना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी बदले में खुशी मिलेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ जो है, एंड पर्पज़ हर ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, दुनिया में पीस हम लेकर आए। सर, सुबह मैं आपका इंस्टाग्राम देख रही थी तो उसमें आपका पोस्ट था कि ग्लोबलाइजेशन विल कम टू एन एंड। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि हम अलग अलग कल्चर्स के साथ में हम डील करते हैं। अब आप अफ़गानिस्तान अगर चले जाओगे, अफ़गानिस्तान का बहुत अलग कल्चर है, बहुत मतलब वो ये है, वो स्वावलंबी बोलते हैं ना, जैसे बहुत ईगो होता है उनके अंदर कि हम अपना मतलब ये नहीं त्याग सकते, मर जाएंगे लेकिन हमको कोई रूल करे ये नहीं चलेगा हमको। तो आज तक उनको, अफ़गान लोगों को कोई भी रूल नहीं कर पाए। जैसे वुल्फ होता है ना, तो वुल्फ को कोई भी कैद करके नहीं रख सकता है। आप एक बार शेर को पिंजरे में बंद करके रख सकते हो, लेकिन वो वुल्फ बर्दाश्त नहीं करता है पिंजरे में रहना। तो वैसा आप अलग अलग कल्चर में चले जाओगे। आप चाइना अगर चले जाओगे, चाइना का एक अलग कल्चर है। वो चाइना वाले भी अपने मतलब वो दिखाएंगे आपको कि मैं आपके साथ आपका दोस्त बन गया हूँ, लेकिन उसका काम जो रहेगा, उसका मकसद जो रहेगा, सिर्फ बिजनेस करना है आपके साथ में और आपसे पैसा निकाल के लेकर जाना है। हमारा कल्चर अलग है। इंडिया का कल्चर क्या है कि देना है। हम आता है कोई भी तो उसको बड़ा हैप्पीनेस देने में बिलीव करते हैं। अब हम दूसरे देश के लोगों को हमारे इंडिया में जब लेकर आ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के नाम पे, वो सिर्फ एक ही पर्पज़ से यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहे हो। वो दिखाते हैं कि मैंने $2 बिलियन लगाए यहाँ पे, लेकिन वो फिर हर साल $2 बिलियन बाहर लेकर जा रहा है। ऐसे करते करते टेक्नोलॉजी वाली कंपनी जो इंडिया में आई है, ये 15 से 20 बिलियन डॉलर हर साल इंडिया से बाहर निकाल कर लेकर जा रही। तो इनका पर्पज़ क्या है कि यहाँ पे आने का इनका पर्पज़ ये है कि हमको यहाँ से पैसा लेके जाना है। ये इंडिया को बेहतर बनाने के लिए नहीं आ रहे,
ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 125 करोड़ से ज़्यादा का पॉपुलेशन है, 100 करोड़ लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो चुके हैं, तो इनको हम क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ दें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो ये मेरा मतलब ये मेरा लॉजिक है इसके पीछे ये कि मैंने बहुत स्टडी किया, कई किताबें मैंने पढ़ी और मैंने देखा कि दुनिया के बाहर के किसी भी देश के लोग जो है ये हमारे अपने नहीं बन सकते। हमको लगता है कि ये स्किन का ऐसे कलर के लोग हैं तो ये अच्छे लोग होंगे, ये ऐसे कलर के लोग हैं ये शायद बुरे लोग होंगे। ऐसा कोई भी नहीं, स्किन के कलर पे नहीं जा सकते, उनके पहनावे पे नहीं जा सकते, उनकी बात करने के स्टाइल पे भी नहीं जा सकते। हर कोई आपके साथ में दोस्ती करेगा, अपने मतलब के लिए करेगा। तो ग्लोबलाइजेशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और ये हमको लोकलाइजेशन के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ मेरे इस बिलीफ के ऊपर फॉलो करने के लिए। मैं मानता हूँ कि हम अगर आत्मनिर्भर बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम अगर डिजिटल इंडिया पूरा हमारा ही रहे, सेमीकंडक्टर भी हमारे ही रहे, मोबाइल भी हमारे ही रहे, लैपटॉप भी हमारे ही रहे, हर चीज़ हमारी अपनी बने तो क्या बुरा है, क्यों डिपेंडेंट रहे हम। कल को चल के किसी की भी बुरी नज़र पड़ जाए हमारे ऊपर, वो रोक देगा हमारे सेमीकंडक्टर, कोई मोबाइल नहीं बन पाएगा फिर यहाँ पे, वो रोक देगा हमारा पूरा मतलब सॉफ्टवेयर, क्योंकि आज सारे सॉफ्टवेयर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो है हमारे उनके ऊपर डिपेंडेंट है। रुक गया, आप बंद पड़ गए, आपके चलना सब कुछ चलना बंद पड़ गया। आज बड़े बड़े क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कल को चल के किसी ने भी सोच लिया, आज क्लाउड और आईफोन में कोई खास डिफरेंस नहीं। आईफोन अगर आपका किसी और ने चोरी कर लिया तो कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही क्लाउड है। क्लाउड अगर किसी ने आपके सर्वर भी निकाल के लेके आ गए किसी डेटा सेंटर से, उस डेटा सर्वर का कुछ नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हमको हमारा कंट्रोल लेके आना बहुत ज़रूरी है। आखिरी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप उन यंगस्टर्स को क्या सलाह देना चाहते हैं जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं? सबसे पहला तो मैं यंगस्टर्स को एक ये कहना चाहूँगा कि आप पहले तो एक बार देखिए कि आपके पास में सैक्रिफाइस करने के लिए कुछ है क्या नहीं है। क्योंकि एक स्टार्टअप अगर शुरू करना है तो मुझको बहुत सारी मेरी आदतें गिव अप करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरा स्टार्टअप जब मैंने शुरू किया तो ऐसा मेरा मतलब रूटीन था कि मेरे पास में 24 घंटे में से 1 घंटे का भी फुर्सत नहीं हुआ करती थी मेरे पास में कंपनी शुरू करने का सोचने के लिए, या फिर इतना हम एंजॉय करते, जहाँ बोलो वहाँ पार्टी करने जाना है, ये करना है। जहाँ पे भी कोई नया छोले भटूरे वाला खुल गया तो वहाँ चले गए, गोल गप्पे वाला खुल गया तो वहाँ चले गए, हर चीज़ एंजॉय करनी। बस ज़िंदगी जो थी हमारी एंजॉयमेंट थी स्टार्टअप शुरू करने से पहले। अब ये जब स्टार्टअप मैंने शुरू किया सब बंद हो गया, अचानक से मेजर चेंज आ गया मेरे अंदर कि अरे ये सब छूट गया मेरा और अब ये मुझको करना पड़ रहा है। तो क्या मैं मतलब ये ठीक है क्या नहीं है। शुरू में आपको 2-3 साल ये सवाल रहता है। मेरे पास में कई सारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, वो बोलते हैं मुझे को स्टार्टअप शुरू करना है, कहाँ से शुरू करूँ। तो मैं पहले बोलता हूँ कि अपने वीकनेसेस बता, वीकनेसेस उनके पता करने के बाद में उनको बोलता हूँ अब ये सारी बंद कर दे, कल से तू ये नहीं करेगा, कल से जल्दी उठेगा, कल से ये करे। नहीं ये नहीं कर सकता। बोला तेरे को तेरा डाइट बदलना पड़ेगा। नहीं मैं तो नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं तो यही खाता हूँ, मैं कैसे छोड़ दूँ। फिर कोई साउथ इंडियन बोलता है नहीं मैं कैसे छोड़ दूँ। बोला तू तेरे सब हाथ भरे हुए, छोड़ने को तू कुछ तैयार नहीं, तो फिर तू एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहता है। जब तू खुश है, अगर आप ऑलरेडी खुश हो और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मम्मी पापा रोटी में आपको खिला रहे हैं दोनों वक्त की, तो आपको दुख किस चीज़ का है। फिर जब आपको कोई कुछ करना ही नहीं है, आपके अंदर कोई पैशन ही नहीं है, कुछ पर्पज़ ही नहीं है जीवन में कुछ करने का, तो मत करो। क्योंकि शुरू करोगे 1 साल बाद में वो डिज़ास्टर हो जाएगा, कुछ लोगों की जॉब चली जाएगी आपके वजह से। तो ऐसा मत करो, कुछ डिसाइड करो कि मैं एक एक करके अपने अंदर की सारी कमज़ोरियों को सैक्रिफाइस करूँगा। मेरे अंदर गुस्सा है, गुस्सा मैं छोड़ दूंगा, डर है, डर को मैं निकाल दूंगा, खूब झूठ बोलता हूँ, झूठ बंद कर दूंगा, खूब नशा करता हूँ, नशा बंद कर दूंगा। हर चीज़ एक एक करके अगर आप अपने स्टार्टअप के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हो तो फिर आप कुछ बड़े बन सकते हो। दुनिया में इक्का दुक्का ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं जो पार्टी करते हुए दिखते हैं, बहुत कुछ नशा करते हुए दिखते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो सक्सेसफुल होते हैं वो बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद में ही बनते हैं। और दूसरी एक चीज़ मैं स्टार्टअप्स को बताना चाहूँगा कि आपको प्रॉफिटेबल स्टार्टअप शुरू करना है। ये बाकी के स्टार्टअप का एग्जाम्पल नहीं लेना है कि जिसमें बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, डाले जा रहे 80% स्टेक दे दिया, 90% स्टेक दे दिया, हाथ में बाद में 2-3% ही स्टेक खुद के हाथ में बचा। फिर बाद में जिस दिन वो कंपनी एकदम बड़ी हो जाएगी आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ वो आपको निकाल लेते। बहुत सारे हमने केसेस देखे इंडिया में कि वो आपको निकाल लेते। धीरे धीरे ग्रोथ करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुरंत $1 बिलियन स्टार्टअप बनना है, 5 साल के अंदर मेरे को $1 बिलियन स्टार्टअप बनाना है, कोई ज़रूरी नहीं। हमने अभी ऐसे बहुत सारे एस्पिरेशंस थे, सारे छोड़ दिए।
प्रॉफिटेबल रहेंगे, बहुत प्रॉफिट कमाएंगे, ताकि किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहे। कल को जाके कोई इन्वेस्टर मेरे को कंपनी से बाहर ना निकाल दे, या फिर जो अच्छा कंपनी के अंदर हम सब कुछ कर रहे हैं, कोई फॉरेन की कंपनी आके कंपनी को ख़त्म ना कर दे। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या आप सेक्रीफाइस कर सकते हो अपने मिशन के लिए, और क्या क्या आप प्रॉफिट कमाने के लिए आप क्या क्या आप कर सकते हो। इंडिया में बहुत डिफ़िकल्ट है स्टार्टअप में प्रॉफिट लाना, लेकिन अगर आपके पास में बहुत ब्रिलियंट आइडिया है तो आपका स्टार्टअप प्रॉफिटेबल बनेगा और आप अचीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच पीयूष जी। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करेगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए और स्टार्टअप स्टोरी के लिए बने रहिए और देखते रहिए जी न्यूज़। थैंक यू सो मच।